दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि हमारा स्टॉक मार्केट पिछले 10 दिन से लगातार गिर रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्या स्टॉक मार्केट आगे भी गिरने वाला है? आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ ही हम समझेंगे कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले रीजंस को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला और रीसेंट रीजन अभी आप लोगों को पता है कि यूएस में जो H1B वीजा है, इसकी फीस पहले लगभग $10,000 के आसपास होती थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इस फीस को बढ़ाकर सीधा $1 लाख कर दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इवन अगर इंडियन रुपीस में देखें तो मोटा मोटा 89 लाख रुपीस के आसपास ये अमाउंट बैठ जाता है। अब देखिए, ये चेंजेस तो अमेरिका में हुए हैं, तो इससे हमारे इंडिया में फर्क क्यों पड़ रहा है? तो आपको पता होगा कि बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि यूएस में काम करती हैं और वहां पर वो इंडियन एम्प्लॉयज को ही हायर करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन व्यक्ति जो है वो यूएस में सस्ती प्राइस में उनको मिल जाता है यूएस के कंपैरिजन में। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि जब से $1 लाख की फीस H1B वीजा के ऊपर लगाई गई है, तो अब जो कंपनीज यूएस में हायर करना चाहती हैं इंडियन एम्प्लॉयज को, तो उनको सबसे पहले तो देखिए 1 करोड़ की सैलरी साल की उस एम्प्लॉय को देनी पड़ेगी। ऊपर से लगभग 90 लाख रुपए उसके H1B वीजा के लिए देने पड़ेंगे, जिससे उनके प्रॉफिट के ऊपर एक बहुत सीरियस इंपैक्ट देखने को पड़ सकता है, क्योंकि उनके जो एक्सपेंसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एंड अल्टीमेटली इसका नुकसान उन कंपनीज को देखने को पड़ेगा, पूरा सेक्टर को देखने को मिलेगा। और इसी वजह से स्टॉक मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट इसकी वजह से हुआ है। बट ये वन ऑफ द रीजन है। आगे और भी बहुत सारे रीजन है। जैसे आपको पता होगा कि यूएस ने इंडिया के ऊपर अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया था, लेकिन ये जो टैरिफ था ये डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा कंपनीज के ऊपर नहीं लगा रखा था। और आपको पता होगा कि इंडिया की जो फार्मा कंपनीज हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका में, लेकिन दवाइयां बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती हैं, इसलिए यूएस ने पहले टैरिफ नहीं लगाया था। लेकिन रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा सेक्टर के ऊपर भी 100% का टैरिफ लगा दिया है। खैर, ये जो 100% का टैरिफ है ये जेनरिक मेडिसिन के ऊपर नहीं है, ब्रांडेड और बाकी पेटेंटेड ड्रग्स के ऊपर है, जिसकी वजह से अब फार्मा सेक्टर को भी नुकसान हो सकता है। इवन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो फार्मा कंपनीज हैं वो यूएस में 35% एक्सपोर्ट करती हैं। तो देखिए, यहां से भी एक रीजन मिल गया स्टॉक मार्केट को गिरने का। लेकिन इसके अलावा माना जाता है कि ये जो सितंबर का महीना होता है ना, ये हिस्टोरिकली स्टॉक मार्केट के लिए हमेशा खराब रहा है। इवन बहुत बड़े बड़े क्रैश हैं जो सितंबर के महीने में आए हैं। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मान्यता है इस वजह से मार्केट गिरता है, इसके पीछे थोड़े से लॉजिकल रीजंस भी हैं। देखो, सितंबर का जो महीना होता है इसमें हमारा Q2 एंड हो जाता है, और Q2 के एंड होने के बाद फिर Q2 के रिजल्ट्स आते हैं। अब ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये कुछ कंपनी के लिए पॉजिटिव होते हैं, कुछ कंपनी के लिए नेगेटिव होते हैं। तो जो इन्वेस्टर मार्केट से इस टाइम पर थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि उस कंपनी का रिजल्ट क्या होगा, इस वजह से थोड़ी बहुत सेलिंग होती है। और इवन अगर अभी की बात करें तो बाकी रीजंस तो ऑलरेडी है ही ना, तो ये भी एक कारण है कि मार्केट गिर रहा है। अब आगे बढ़े तो देखिए, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी लगातार सेलिंग करते जा रहे हैं। इस महीने में अभी तक वो 24,000 करोड़ की सेलिंग कर चुके हैं, जो कि जुलाई एंड अगस्त के कंपैरिजन में काफी कम है, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने 40,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग की थी। लेकिन फिर भी ये एक अच्छा खासा नंबर है और उनकी जो सेलिंग है वो लगातार चली रही है, जो भी अगेन मार्केट के लिए काफी नेगेटिव है। ऑल्दो जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड वगैरह, वो अच्छी खासी बाइंग भी कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का सेलिंग करना एक इन्वेस्टर के लिए भी नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन है कि देखिए, यूएस में अभी रिसेंटली 25 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हुआ था। अब रेट कट होना तो स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन ये जो रेट कट हुआ था 25 बेसिस पॉइंट का, ये बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग कम था। माना जा रहा था कि कम से कम 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट देखने को मिलेगा, जो कि नहीं हुआ, तो वो भी एक थोड़ा सा ट्रिगर हो गया था। यहां पर आपको बता दूं कि अगर कभी भी यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होता है तो इसका इंपैक्ट ग्लोबली हमें मार्केट्स में देखने को पड़ता है, जिसके पीछे रीजन ये है कि यूएस में जो इन्वेस्टर फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में अपना पैसा रखना पसंद करते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स वगैरह में, वो लोग भी जब इंटरेस्ट रेट घट जाता है तब क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तो उस पैसे को निकाल कर थोड़े रिस्की एसेट जैसे कि स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट रेट कट ज्यादा होता तब ये होने के चांसेस थे, जो कि एक्सपेक्टेड था, बट नहीं हुआ, जिस वजह से मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंट जो था वो उतना पॉजिटिव नहीं बन पाया। इसके बाद नेक्स्ट रीजन हमारी करेंसी का डिवैल्यूएट होना भी है। देखिए, आज के टाइम पर इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है वो अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रही है। इवन 88 रुपीज 75 पैसा, ऑलमोस्ट 89 रुपीज के आसपास हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारे देश के लिए कहीं से भी सही नहीं है।
इसके अलावा जो इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी ये बहुत खराब है, क्योंकि मान लीजिए 1 साल पहले कोई इन्वेस्टर इंडिया में आया था और उस टाइम पर इंडियन रुपीस की जो प्राइस थी वो 85 रुपीस चल रही थी, तो वो अगर वहां से $1 लाख लेकर आया था तो उसे इंडिया में 85 लाख रुपीस मिले थे, क्योंकि उसने करेंसी कन्वर्ट कराई होगी। तो अब ये 85 लाख रुपीस उसने इंडिया में इन्वेस्ट किए, इसके ऊपर पहले ही स्टॉक मार्केट ने खास परफॉर्म नहीं किया तो उसको अच्छे खासे रिटर्न्स भी नहीं मिले। अब अगर वो वापस इस पैसे को अपने देश में लेके जाना चाहता है तो उसे डॉलर में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, और वो जो कन्वर्जन हो रहा है वो आज की डेट में मोटा मोटा 89 रुपीस पे हो रहा है, यानी उसे पहले ही $1 में $4 का नुकसान हो जाएगा। और अब उसे अगर $1 लाख यूएस लेके जाने हैं तो उससे पहले 89 लाख रुपीस देने पड़ेंगे। अब उसके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर ऐसे ही हमारी करेंसी की वैल्यू घटती रहेगी तो और इन्वेस्टर्स हमारे मार्केट में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि कहीं करेंसी की वैल्यू और ज्यादा ना गिर जाए, क्योंकि उससे उनका नुकसान होता है। दूसरा देखिए, रिसेंटली गोल्ड और सिल्वर की प्राइस भी अच्छी खासी बढ़ी है, और गोल्ड का स्टॉक मार्केट के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर गोल्ड बढ़ता है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, जिसका रीजन ये है कि ऐसे टाइम पर लोग स्टॉक मार्केट से पैसे निकालकर गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब गोल्ड ही अच्छे रिटर्न्स दे रहा होगा स्टॉक मार्केट से बेटर, तो फिर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे क्यों लगाएंगे। तो ये भी मार्केट के लिए काफी नेगेटिव चल रहा है। तो अब अगर ओवरऑल देखा जाए तो 15 से 16 ऐसे सेक्टर्स हैं जो रेड में चल रहे हैं, जिसमें से आईटी, फार्मा, मेटल और पीएसयू बैंक्स जैसे सेक्टर्स के ऊपर सबसे ज्यादा हार्ड हिट हुआ है, जबकि एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर स्टेबल सेक्टर्स थोड़े से स्टेबल हैं। वैसे भी ये सेक्टर हमेशा स्टेबल रहे हैं, लेकिन रिसेंटली इनको जीएसटी की वजह से फायदा भी हुआ है। तो अब आपको सारे रीजन समझ आ चुके हैं, तो अब सवाल उठता है कि इस टाइम पर आपको करना क्या चाहिए। देखिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और आप नेगेटिव में चल रहे हैं तो यहां पर सिर्फ लॉस में चल रहे हो, इसलिए डायरेक्टली सेलिंग मत करो। मतलब आपको पैनिक होकर सेलिंग नहीं करनी है। सबसे पहले आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं उनके फंडामेंटल्स देखो, उनके फाइनेंशियल्स देखो। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और उसके ऊपर किसी बड़ी पॉलिसी की वजह से कोई उसका नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी गिरा है, कल को रिकवर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने किसी ऐसे सेक्टर या स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है जिसको किसी पॉलिसी की वजह से या फिर उसके फाइनेंशियल्स या फंडामेंटल्स की वजह से जिसका बिजनेस खराब हो रहा है, तो यहां पर उसको थोड़ा सा आपको कंसीडर करने की जरूरत है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं और वहां पर उस सेक्टर का रेवेन्यू लगातार गिरता जाएगा तो आगे चल के उसकी प्राइस और ज्यादा गिर सकती है। अब रही बात कि अगर आप स्टॉक मार्केट में अभी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक के फंडामेंटल्स देखिए, फाइनेंशियल्स देखिए। अगर वो अच्छे हैं तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको ग्लोबल फैक्टर्स भी देखने होंगे। जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज आ रही हैं, कहीं उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ भी देखना होगा। और बेटर रहेगा कि ऐसे टाइम पर जो स्टेबल सेक्टर होते हैं, जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, जिनके ऊपर इन पॉलिसीज का बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, आप उनमें से किसी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपको आगे चल के फायदा दे सकता है। बाकी एक चीज का जरूर ध्यान रखना कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जरूर करना है। यानी ये ना हो कि ज्यादातर पैसा आपने 2-4 स्टॉक्स में ही रखा हुआ है, वो भी सेम कैटेगरी के हैं, क्योंकि ऐसे में अगर उस सेक्टर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। जबकि अगर आपने अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा होगा तो फिर 1-2 सेक्टर, 3-4 सेक्टर खराब भी परफॉर्म करेंगे, तब भी आपके बाकी बचे हुए जो सेक्टर होंगे वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करके रख सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जहां पर 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है, तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। साथ ही नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको भी जरूर फिल कर लीजिएगा। और अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो देख लेना। धन्यवाद।